2 बजे का कोरोना बुलेटिन आप देख रहे हैं। न्यूज 18 पूरे भारत से लगातार कोरोना वायरस से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचा रहा है। देश में 21 दिन का लॉकडाउन है। आप भी नियमों का पालन करें और खुद को सुरक्षित रखने के लिए घर में ही रहें। न्यूज 18 इंडिया हर घंटे कोरोना बुलेटिन भी आप तक पहुंचा रहा है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है मुंबई के धारावी से। धारावी इलाके में एक और मरीज कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इसके साथ ही धारावी में कोरोना के मामलों की संख्या 2 हो गई है। कल ही धारावी में कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत हो गई थी। विवेक हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। विवेक, क्या अपडेट है इस खबर पर? प्रीति, आपको बताना चाहेंगे कि जो सबसे बड़ा डर था महाराष्ट्र सरकार को कि ये वायरस किसी भी तरह एशिया के सबसे बड़े जो स्लम है धारावी वहाँ तक ना पहुँचे। अब ये वायरस वहाँ तक पहुँच चुका है। कल ही एक शख्स की वहाँ पर मौत हो चुकी थी और अब ये जो ताज़ा आंकड़ा सामने आया है कि धारावी से उसी इमारत के रहने वाले एक और शख्स को मेडिकल टेस्ट कराया गया तो उसकी रिपोर्ट जो है वो अब पॉजिटिव पाई गई है। तो कहीं ना कहीं ये खतरा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और जिस शख्स की कल मौत हुई थी उसके परिवार वालों में तकरीबन 7 लोग रहते हैं, उन्हें भी पूरी तरह से क्वारंटाइन कर दिया गया है। उनकी मेडिकल टेस्ट हो चुकी है और बताया जा रहा है कि शाम तक उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट है वो भी आ जाएगी। तो इससे साफ हो जाएगा कि कुछ और लोग उनसे अफेक्टेड हुए हैं या नहीं हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से ये धारावी में पूरे इलाके में वायरस फैल रहा है वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर बनता जा रहा है। इसलिए बीएमसी ने उस इमारत को पूरी तरह से सील कर दिया है। लेकिन उस इमारत में बताया जा रहा है कि तकरीबन 28 से 30 परिवार रहते हैं। यानी कि जो परिवार लोग वहाँ रहते हैं वो किन किन लोगों से मिले हैं, पूरे इलाके में कहाँ घूमे हैं, उसकी भी तफ्तीश की जा रही है ताकि ये जो वायरस है पूरे धारावी इलाकों के साथ पूरे मुंबई में ना फैले। आप लगातार खबर पर नजर बनाए रखें। इधर मुंबई के धारावी में एक दिन पहले पुलिस की टीम पर पथराव के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 8 आरोपियों की तलाश में छापेमारी जारी है। एक दिन पहले पुलिस की टीम धारावी की एक हाउसिंग सोसाइटी में लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में जागरूक करने के लिए पहुंची थी। आरोप है कि इस दौरान कुछ लोगों ने हंगामा शुरू किया और पुलिस की टीम पर हमला कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष मंत्रालय के एक ट्वीट को रीट्वीट किया है। इस ट्वीट में शरीर की इम्यूनिटी यानी रोगों से लड़ने की ताकत बढ़ाने के कुछ आसान आयुर्वेदिक उपाय बताए गए हैं जिनके इस्तेमाल से कोरोना वायरस का खतरा कम होगा। कहा गया है कि पूरे दिन केवल गर्म पानी पीना चाहिए। रोज कम से कम 10 मिनट प्राणायाम, योग और ध्यान करने से शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाई जा सकती है। हल्दी, जीरा, धनिया, लहसुन का खाना बनाने में इस्तेमाल करने को कहा गया है। इसके अलावा लोगों से रोज 10 ग्राम च्यवनप्राश खाने को कहा गया है। तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च और मुनक्का डालकर बनाई गई हर्बल चाय पीने का जिक्र भी किया गया है। साथ ही दूध में हल्दी डालकर दिन में 1 से 2 बार लेने को कहा गया है ताकि बीमारी की चपेट में आने का खतरा कम हो सके। इंदौर से खबर, जहां कोरोना संदिग्ध की जांच करने पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम पर हमला करने के मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की है। एक दिन पहले इंदौर में कोरोना संदिग्ध एक महिला की जांच करने पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम से बदसलूकी का मामला सामने आया था। आरोप है कि महिला के पुलिस वालों, परिवार वालों और मोहल्ले के लोगों ने स्वास्थ्य विभाग की टीम पर पथराव कर दिया और थूककर उन्हें भगाने की कोशिश की। हालांकि पुलिस के आने के बाद पथराव कर रहे लोग भाग गए। वहीं इस घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इस तरह के हालात में काम नहीं करने की चेतावनी भी दी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज इस खबर पर जुड़ रहे हैं। मनोज, जाहिर तौर पर इस समय में ऐसी हरकत करने वालों पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए ताकि एक मैसेज पूरे देश में, समाज में जाए कि अगर इन नियमों को लेकर सख्त नहीं है तो कार्रवाई किसी भी वक्त हो सकती है आप पर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यही कहा है क्योंकि इसके बाद फौरन कार्रवाई हुई है। 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और साथ ही साथ जो वीडियो फुटेज है उस समय चूंकि अलग से जो नगर निगम के लोग जाते हैं जब भी इस तरह की कार्रवाई के लिए, हेल्थ ऑफिशियल्स जाते हैं तो वो साथ में एक वीडियो की पूरा इंतजाम रखते हैं, वीडियोग्राफी होती है। तो उस वीडियोग्राफी के आधार पर तमाम लोगों की पहचान की जा रही है। 7 की गिरफ्तारी हो चुकी है। इंदौर के लिए अफसोस की बात इसलिए भी है क्योंकि इंदौर में अब तक अभी जो ताज़ा आंकड़ा आया है मध्य प्रदेश का कि 8 मौतें हुई हैं और जो आखिरी मौत जो आई है वो भी इंदौर से आई है, 5वीं मौत। यानी अभी तक मध्य प्रदेश की 8 मौतें, उसमें से 5 मौतें इंदौर से, 1 हुई है खरगोन से, बाकी 2 उज्जैन से। तो इंदौर के लिए चूंकि 76% मामले मध्य प्रदेश में, अगर टोटल मामले जो हुए हैं उसमें से 75 मामले इंदौर से आए हैं और जो मध्य प्रदेश के कुल मामलों का 98 मामलों का 76% है। जाहिर तौर पर इंदौर संवेदनशील है और इंदौर में जो लोकल स्प्रेड होता है, लोकल कम्युनिटी स्प्रेड है, उसकी भी आशंका जताई गई है क्योंकि सोर्स नहीं
आप हमारे साथ बने रहिए। ये जो कोरोना वायरस इधर ये भी खबर है कि इंदौर में एक ही दिन में कोरोना से 2 लोगों की मौत हुई है। एक महिला के बाद अब एक और 54 साल के शख्स ने इलाज के दौरान दम तोड़ा है, जिसके साथ ही कोरोना वायरस से मध्य प्रदेश मरने वालों की संख्या उस वहां पर बढ़कर 8 हो गई है। आज ही इंदौर में कोरोना के 12 नए मामले भी सामने आए हैं। फिलहाल इंदौर को पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया है। लगातार मनोज, इंदौर में आंकड़े बढ़ते दिख रहे हैं कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों के। मध्य प्रदेश का एपीसेंटर, हॉट स्पॉट, जितने नाम होते हैं उतने नाम इंदौर को मिल रहे हैं। कोरोना वायरस के बाद मध्य प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा संवेदनशील कोई जगह है तो वो इंदौर है, और यही वजह है कि इंदौर में सारा फोकस प्रशासन का है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खासतौर पर तुरंत वहां के कलेक्टर और एसएसपी बदले और इंदौर में ही सारा फोकस है। और लगातार जो 5वीं मौत इंदौर में होना, ये चौंकाने वाली है। जो कंटेनमेंट एरिया है जहाँ पर पथराव हुआ था, जिसका हम जिक्र कर रहे थे, उसी कंटेनमेंट एरिया में वो महिला रहती थी। उसकी मौत होने के बाद उसके जो आसपास के दूसरे लोग या उससे संपर्क में आने वाले लोगों के पास जब टीम गई थी, तब ये सारा वाकया हुआ। तो एक तरफ शर्मनाक घटना, पत्थर बरसाने वाली है, दूसरी तरफ इंदौर में लगातार बढ़ता कोरोना का प्रकोप। जी मनोज, आप नजर बनाए रखें। लॉकडाउन के बीच नागपुर के एक शेल्टर होम में ठहराए गए लोगों ने बदइंतजामी का आरोप लगाया। प्रशासन ने वहां दूसरे राज्यों से आए लोगों को घर लौटने से रोकने के लिए खाने पीने और रहने का इंतजाम किया, लेकिन शेल्टर होम में ठहरे हुए लोगों ने आरोप लगाया कि उन्हें खराब खाना परोसा जा रहा है। कुछ लोगों ने तो वहां रखे सब्जी चावल खाने से ही इनकार कर दिया। पानी जैसा सब्जी मिल रहा है अपने को, उसमें कुछ हो ही नहीं रहा है। एक रोटी मिल जाता है, उसमें भी कुछ नहीं हो रहा है, पेट ही नहीं भरता उसमें। लोगों की शिकायत के बाद प्रशासन ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया। कुछ गड़बड़ है तो उसकी इंक्वायरी की जाएगी और सही में अगर खाना खराब है तो दूसरे एनजीओ के माध्यम से दिया जाएगा। नागपुर के अलग अलग इलाकों में प्रशासन की तरफ से करीब 4000 लोगों के खाने पीने और रहने की व्यवस्था की गई है। और इस बीच खबर है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए बनाए गए पीएम केयर्स फंड के बारे में चल रही गलत खबरों पर सरकार की ओर से बयान जारी किया गया है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने खबरों का खंडन करते हुए साफ कर दिया कि पीएम केयर्स फंड में विदेशी स्थित संस्थाओं से और लोगों से पैसे और दूसरी चीजें दान में ली जाएंगी। सरकार की दलील है कि पीएम केयर्स फंड में दान पहले से तय नियमों के तहत ही लिया जा रहा है। विक्रांत हमारे साथ जुड़े हैं। विक्रांत, ये क्लैरिफिकेशन बहुत जरूरी था मौजूदा वक्त में, क्योंकि अलग अलग तरह के तथ्य सामने आ रहे थे पीएम केयर्स फंड को लेकर। देखिए, पीएम केयर फंड जब बना था उसके बाद से जब सरकार ने साफ किया कि इसमें विदेशों से भी दान लिया जाएगा, तो उस पर कुछ आपत्तियां भी सामने आई थी और कुछ लोगों ने सवाल खड़े किए थे, जिस पर साफ ये किया गया है कि 22 अगस्त 2012 से यही नियम चले आ रहे हैं। 2011 से यही नियम है, जिसके तहत पब्लिक ट्रस्ट मानते हुए प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड के तहत दान लिया जाता है विदेशों से। और इसमें विदेशी जो व्यक्तिगत लोग हैं उनसे या फिर संगठनों से, दोनों से इनमें दान स्वीकार किया जाता है। और इस बार भी जो पीएम केयर फंड कोरोना से लड़ाई करने के लिए बनाया गया है, तो जो पुराने नियम है उसी के मुताबिक इसका गठन किया गया है। और उसी तरीके से जो विदेशी संस्थाएं या व्यक्तिगत आदमी कोई अपना अगर दान या चंदा देना चाहेगा तो उसको इसमें शामिल किया गया है। और इस मामले में किसी भी तरह का विवाद उठाना बिल्कुल बेकार की बात है, क्योंकि हमेशा से 2011 से लेकर के अभी तक यही नियम प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड के मामले में चलते आ रहे हैं। जी विक्रांत, आप खबर पर नजर बनाए रखें। कोरोना वायरस से जारी जंग के बीच थाईलैंड के राजा के खुद को क्वारंटीन करने पर सवाल खड़े हो गए। जानकारी के मुताबिक राजा महा वजीरलंकोन ने जर्मनी के एक आलीशान होटल में 20 महिलाओं और कुछ नौकरों के साथ खुद को क्वारंटीन कर लिया। बताया जा रहा है कि 67 साल के राजा ने इस होटल में ठहरने के लिए प्रशासन से खास इजाजत मांगी थी, क्योंकि जिस इलाके में यह होटल मौजूद है वहां कोरोना की रोकथाम के लिए सभी होटल बंद किए जा चुके हैं। एक होटल में 20 महिलाओं के साथ राजा के खुद को क्वारंटीन करने की वजह से थाईलैंड के लोग उनसे नाराज हैं और लगातार ट्विटर के जरिए #Why do we need a king, यानी हमें राजा की क्या जरूरत है पोस्ट पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। और पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में राशन की दुकान पर कम राशन दिए जाने का आरोप लगाकर लोगों ने प्रदर्शन किया है, जिसके बाद हालात बेकाबू होते देख पुलिस ने भीड़ को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज शुरू कर दिया, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने दुकानदार पर कई महीनों से कम राशन देने का आरोप लगाया और कोरोना से मचे कोहराम के बीच भी कम राशन मिलने पर लोगों का गुस्सा भड़क गया।
ब्रिटेन के वेल्स में लॉकडाउन की वजह से खाली पड़ी सड़कों पर जंगली बकरियां घूमती नजर आई। वहां कोरोना वायरस के लगातार बढ़ रहे मामलों की वजह से लॉकडाउन लागू है और लोग घरों में कैद हैं। लेकिन इस मौके का फायदा उठाते हुए बड़ी तादाद में बकरियां बाहर निकल आईं और खाली पड़ी सड़कों पर घूमने लगी। सड़कों पर घूमने के अलावा ये बकरियां मकानों की चारदीवारी पर भी चढ़ी नजर आईं। मौका पाकर बकरियों ने मकानों के बाहर लगे पौधों और झाड़ियों को भी चरना शुरू कर दिया। लॉकडाउन की वजह से लोग अपने घरों में कैद थे, जिसका फायदा उठाकर बकरियों का ये झुंड वहां बेरोक टोक घूमता रहा। इस दौरान एक आदमी ने बकरियों की मस्ती का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जो वायरल हो गया। और इधर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुलिस प्रशासन को तबलीगी जमात से जुड़े यूपी लौटे सभी लोगों की तलाश करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा सीएम योगी ने आदेश दिए हैं कि तबलीगी से लौटे सभी लोगों की निगरानी की जाए। उसके अलावा जो लोग विदेशी हैं उनके पासपोर्ट जब्त किए जाएं। सीएम योगी ने उन विदेशी नागरिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं जिन्होंने कानून को तोड़ा है। अजीत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजीत, तबलीगी जमात ने मुश्किलें बढ़ा दी और ऐसे में यूपी के सीएम एक्शन में है। देखिए, बिल्कुल प्रीति, सीएम ने बैठक की थी और बैठक के बाद यूपी के डीजीपी, मुख्य सचिव और अपर मुख्य गृह को साफ तौर पर कहा है कि इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और अब तक 200 लोगों के पासपोर्ट जब्त किए जा चुके हैं। 258 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है, जिसमें जो विदेशी थे और 1330 जो तबलीगी जमात के लोग थे उन्हें चिन्हित कर क्वारंटाइन किया गया। सीएम ने साफ तौर पर कहा है कि जिन लोगों ने इनको शरण दी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब तक लगभग 100 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई, जिसमें राजधानी लखनऊ में भी 3 एफआईआर दर्ज किए गए हैं। यहाँ भी 14 कजाकिस्तान के लोगों को पकड़ा गया और उन्हें क्वारंटाइन किया गया। तो अब सीएम की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ बदसलूकी करने वाले, जानकारी छुपाने वाले, इन सभी के खिलाफ एनडीआरएफ एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए। जरूरी इसलिए अजीत क्योंकि 150 से ज्यादा लोगों का आंकड़ा कहा जा रहा है तबलीगी जमात के लोग जो कि उत्तर प्रदेश में हो सकते हैं। शुक्रिया आपका। इधर तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल 25 लोगों की कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। लखनऊ के सीएमओ के मुताबिक तबलीगी से जुड़े 25 लोगों की कोरोना जांच करवाई गई थी और सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। सीएमओ के मुताबिक फिलहाल सबको एहतियात के तौर पर 14 दिन के लिए क्वारंटीन में रखा गया है। यूपी सरकार से जुड़े सूत्रों के मुताबिक तबलीगी जमात से जुड़े 1330 लोगों की पहचान कर ली गई है, जिनमें 258 विदेशी भी शामिल हैं। देश भर में लागू लॉकडाउन के बीच ओडिशा के बरगढ़ में पुलिस की मौजूदगी में एक जोड़े की शादी करवाई गई। बताया गया कि लड़की के घरवाले इस शादी के खिलाफ थे, जिसके बाद लड़का और लड़की दोनों थाने पहुंचे, जहां पुलिस वालों ने उनकी शादी करवा दी। इससे पहले थाने पहुंचे लड़के और लड़की को सैनिटाइजर दिया गया ताकि वो अपने हाथ साफ कर सकें। हाथ साफ करने के बाद दोनों थाने के अंदर गए, जहां कुछ पुलिस वालों की मौजूदगी में दूल्हे ने दुल्हन को मंगलसूत्र पहनाया। शादी के बाद दुल्हन ने वहां मौजूद सभी पुलिस वालों के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया। बदले में पुलिस ने भी दोनों को गिफ्ट के तौर पर मास्क और सैनिटाइजर दिया ताकि उन्हें कोरोना वायरस के खतरे से बचाया जा सके। इस दौरान दोनों ने एक दूसरे को बिस्किट खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। आगे पुलिस वाले जैसे हेल्प करियन, बहुत धन्यवाद। शादी के बाद दोनों मंदिर पहुंचे और बाहर से ही माथा टेक कर घर चले गए। कोरोना के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस चर्चा में पीएम ने कहा कि लंबी लड़ाई है और हम सबको मिलकर इससे लड़ना होगा। पीएम ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए सबको पार्टी और विचारधारा से ऊपर उठना होगा। फिलहाल हम सबकी प्राथमिकता लोगों की मदद करना है। ये लड़ाई कोई भी सरकार या डॉक्टर अकेले नहीं लड़ सकते। इस मुश्किल घड़ी में हमें समाज के सबसे कमजोर इंसान तक पहुंचकर उसमें भरोसा जगाना होगा। इसी पर बात करने के लिए न्यूज रूम से हमारे साथ हमारे सहयोगी अमिताभ जुड़ रहे हैं। अमिताभ, बिल्कुल सही बात ये कही जा सकती है कि अगर केंद्र सरकार तमाम प्रयास कर ले और राज्यों का सहयोग ना मिले तो कुछ नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री की ये पहल बहुत महत्वपूर्ण है इस नाजुक वक्त में। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण पहल है। 3 चीज़ों का ध्यान रखना होगा। प्रधानमंत्री लगातार जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात कर रहे हैं। पहली बात मुख्यमंत्रियों और स्वास्थ्य मंत्रियों से बात की थी, अब एक बार फिर वो मुख्यमंत्रियों से उन्होंने बात की है और 2-3 बातें साफ साफ कही हैं कि देश राज्य भर में लॉकडाउन को इफिशिएंटली को कारगर बनाया जाए। इसमें किसी को आम जो माल की आवाजाही है उसको नुकसान ना पहुंचे। साथ ही साथ कोविड हॉस्पिटल जो भी हैं, आइसोलेशन वार्ड्स हैं, उनके बारे में ज़्यादा राज्य सरकार ध्यान बरतें।
और इसी का संदेश यही है। जो 4-5 बातें कही हैं वो तमाम बातें सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकार को जा रही है, लेकिन सबको अपने साथ शामिल करके जो सूचनाएं, जो फैसले हो रहे हैं उनके बारे में अवगत कराना और राज्य सरकारों की मुश्किलें जानना, ये सब कुछ सबके साथ मिलकर, तमाम स्टेक होल्डर से मिलकर काम करना शायद कोविड के खिलाफ लड़ाई में, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कारगर साबित होगा। यही प्रधानमंत्री दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, और इधर अमिताभ, एक और खबर ये भी है कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने ट्वीट कर कहा है कि लॉकडाउन 15 अप्रैल को खत्म हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि लोगों को सड़कों पर खुलेआम घूमने की इजाजत होगी। पेमा खांडू के मुताबिक लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग ही कोरोना से लड़ने का एकमात्र तरीका है। ये वो बातें हैं जो प्रधानमंत्री की बात को आगे ले जाती हैं अमिताभ, कि अगर केंद्र और राज्यों का कोऑर्डिनेशन होगा, भले ही हम ये 21 दिन का लॉकडाउन खत्म कर दें, लेकिन उसके बाद भी इसी तरह लॉकडाउन, जो सेल्फ लॉकडाउन है, वो नागरिक को करना होगा, तभी इस लड़ाई को जीता जा सकता है। देखिए, लड़ाई लंबी है और सबको मालूम है कौन कहां से निकलकर किस गांव में छुपा हुआ है। तो अब की लड़ाई जो है पंचायत के स्तर पर और छोटे शहरों के स्तर पर की जाएगी। तो जाहिर तौर पर मुख्यमंत्रियों को इसके बारे में सतर्क रहना और इसके ऊपर कार्रवाई करना काफ़ी आवश्यक है। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री लगातार मुख्यमंत्रियों से बात कर रहे हैं, क्योंकि कौन विदेश से लौटकर या फिर कौन कहीं से निकलकर गांव में जाकर छुप गया, इसके बारे में पता नहीं है। तो जाहिर तौर पर अगर 14 तारीख तक जो लॉकडाउन है, अभी तक तो उसके बारे में फैसला है 14 तक है, उसके बाद सरकार जो फैसला करेगी धीरे धीरे सामने आ जाएगा, लेकिन उसके पहले तमाम तैयारियां करनी पड़ेगी, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, ताकि लोग खुद ही कम्युनिटी में स्प्रेड करने से इस बीमारी को रोकें। इसके बारे में राज्य सरकारों को भी सतर्क रहना है और मुख्यमंत्रियों से और तमाम स्टेक होल्डर से बात करके इसके बारे में अवगत कराना, यही प्रधानमंत्री का मकसद था और उसमें आज वो सफल रहे हैं तमाम मुख्यमंत्रियों से बात करके। और कल राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों गवर्नरों से भी बात करेंगे, यूनियन टेरिटरीज के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनसे भी बात करेंगे, इस बीमारी से कैसे क्या क्या पहल की जा रही है उसके बारे में जानने के लिए। जी अमिताभ, शुक्रिया। एक सामूहिक लड़ाई सामूहिक होकर ही लड़ी जा सकती है, ये संदेश प्रधानमंत्री ने आज सबको दिया है। बीते दिनों भी उन्होंने कई ऐसे लोगों से बातचीत की जो समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं, चाहे वो प्रेस हो या फिर हम जैसे बात कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री हो या फिर तमाम वो जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग जो आज समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। बगैर वक्त गवाए सीधे चलना चाहता हूं नीतीश भारद्वाज जी के पास। हाँ जी, और नीतीश भारद्वाज जी हमारे साथ मौजूद हैं। जाना पहचाना नाम है, कृष्ण भगवान की भूमिका में रहे हैं। सबसे पहले मैं बातचीत का सिलसिला नीतीश भारद्वाज जी से शुरू करना चाहूंगा। नीतीश जी, वक्त बड़ा संकट का है और संकट के समय में कहते हैं कि प्रभु के अलावा कोई चीज स्मरण में नहीं आता, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, कहीं भी हो, आपको सबसे पहले अगर कोई चीज याद आता है तो वो ईश्वर याद आते हैं। और भगवान गीता में भी कहते हैं कि देखो भाई, तुम कर्म करो, फल की इच्छा ना करो, क्योंकि कर्म और फल के बीच में मैं हूं और मैं ही तय करूंगा कि तुम्हारा क्या हिसाब होना है। तो आज आप मौजूद हैं उस भूमिका में, आपने एक जो चरित्र दिया तो वो तो अमर हो ही गया। और हमारे यहाँ कहा गया है कि जो अभिनेता होता है, जिस चरित्र में जाता है, वो स्वयं वो ही होता है। उस स्वरूप में लोगों ने आपको देखा। और बात सुनते हैं आज इस संकट की घड़ी में, प्रभु मार्गदर्शन करें। तो आपका प्रश्न क्या है? प्रश्न यही है कि मार्गदर्शन करें, संकट की घड़ी हर तरफ ये कह रहे हैं कि हमारे साथ। मेरा प्रश्न तो यह है कि जब आज एकजुट होकर लड़ाई लड़नी चाहिए और एकजुट होकर लड़ाई लड़ी जाए, इस समय में तमाम सारे स्वर अलग अलग दिखते हैं, धर्म को लेकर तमाम सारे स्वर उठते हैं, इनको अगर तोड़ा जाए तो ये लड़ाई बहुत अच्छी तरह से लड़ी जा सकती। प्रश्न प्रभु यही है मेरा आज। बस मैं ये कहूंगा, आपने जो अभी कहा कि संकट की घड़ी में भगवान याद आते हैं, तो भगवान तो हम में से प्रत्येक में विराजमान है। क्या बात है। इसीलिए हम एक दूसरे को अपने हिंदू संस्कारों में नमस्ते कहते हैं, मतलब नमस्ते। आपके भीतर जो भगवान है उसको मैं नमन करता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी घड़ी में हम में से प्रत्येक को, फिर वो किसी भी मजहब का हो, मैं आज विशेष करके मैं मजहब शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, धर्म नहीं कह रहा हूं, क्योंकि धर्म की परिभाषा बहुत व्यापक है। तो प्रत्येक व्यक्ति जो मजहब का, हर मजहब का भारत में आज रहता है या पूरे विश्व में रहता है, उसके भीतर जो भगवान है उसको उसे जगाना है, जागृत करना है,
और उससे मार्गदर्शन लेना है कि मैं जो कर रहा हूं वो सही है या गलत है। यही सबसे और बड़ा है। जो आप जो कह रहे हैं कि इतने सारे धारा प्रवाह चल रहे हैं, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं यहाँ से वहां, उनको ना देखते हुए केवल सरकार जो ऑफिशियल फिगर्स दे रही है उस पर ध्यान केंद्रित करें। जैसे अभी मैंने देखा कि एक ही दिन में 386 मामले जो हैं वो एकदम से बढ़ गए हैं। गोरखपुर में 2 मौतें हुई हैं, मृत्यु लोग पाए हैं, और कई सारे जो लोग इधर उधर राजस्थान में, महाराष्ट्र में चले गए हैं जो बाहर विदेशों से आए थे। तो ये इस तरह से गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमको नहीं करना है। और यदि इनमें से कुछ लोगों ने अपने भीतर के भगवान से पूछा होता कि क्या ये मैं जो करने जा रहा हूं वो मानवता के लिए सही है या गलत है, तो उनका भगवान उनको कहता नहीं है ये सही है ना। तो ये जिम्मेदारी से हम सबको काम करना है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल कहा कि जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। लेकिन अगर कोई ऐसे संकट के घड़ी में, जब आपने कहा सबके ईश्वर उसके अंदर विराजमान है, ऐसे संकट में कोई धर्म, कोई रिलीजन ढूंढने लगे, ऐसे संकट में भी हर तरफ, तो दुख भी होता है। तो लगता है कि ये पता नहीं कैसा समय है, कैसा वक्त है जब सबको एकजुट खड़े होना चाहिए। स्थिति है, ये आपातकाल की स्थिति है। इसमें केवल एक धर्म, एक रिलीजन, एक मजहब है, मानवता का। जी बस, वाह, और कुछ नहीं है। और वही देखना चाहिए, वही देखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आंखों पे अगर चश्मा चढ़ा लिया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और इससे कैसे लड़ेंगे आप, कैसे ऐसे बड़े राक्षस से जो कोरोना जैसा है, जिसमें चारों तरफ संकट हो। देखिए, मैं कृष्ण से जो सीखा हूं और उनकी सीख को आचरण में लाने का प्रयास करता हूं, उसमें सबसे बड़ा धर्म कृष्ण ने यदि हमको दिया है धरोहर स्वरूप, तो वो है कर्म का धर्म। कर्म ही धर्म है। और कर्म एक ऐसा कॉस्मिक लॉ है जो मानव निर्मित मजहबों को नहीं देखता, जो मानव निर्मित सीमा रेखाओं को, रेशाओं को नहीं देखता, वो अपने राष्ट्रों को नहीं देखता। हम में से प्रत्येक उससे आहत हो जाता है। यदि हमने सही कर्म किया है तो उसका फल सही मिलता है, गलत कर्म किया है तो कर्म आएगा, एक दिन आपके दरवाजे पर दस्तक देगा और आपके हिस्से का जो आपको उसको जो न्याय करना होगा वो करेगा, सही गलत न्याय। और कर्म का न्याय हमेशा सही ही होता है। इसलिए आज जहां मानवता के लिए एक आपातकाल की स्थिति खड़ी हो गई है, अपने कर्म को देखें। हम जो करने जा रहे हैं इससे क्या कोई आहत होगा, किसी की हानि होगी, किसी को नुकसान पहुंचेगा, तो वो बुरा कर्म है, ये नहीं करना चाहिए। वरना वो कर्म आएगा जो कॉस्मिक लॉ है और आपसे पूरा सूद समेत आपको वो चुकाना पड़ेगा। क्या बात है, क्या बात है। लग रहा है कि कृष्ण ही बोल रहे हैं। और ये तो कहा गया, वाणी में देवता होता है, वाणी में देवता होता है, वाणी में सरस्वती होती है, हमारा जी जी बिल्कुल। मैंने वही कहा कि वाणी में देवता होता है और जो बोल रहा है वो वही है और उसको मानना चाहिए। हमारे यहाँ स्वीकार, शास्त्र में कहा भी गया है कि उसको आप स्वीकार करें। जो बोल रहा है सामने वो देवता ही है, देवता तुल्य है। भाई देखिए, इतना बहुत सिंपल सी बात है। किसी का बुरा करो तो नुकसान तो है ही है, अच्छा करो तो नुकसान तो नहीं है ना। किसने लिखा है नुकसान है? तो अच्छा ही करो भाई। आज मानवता खतरे में है, कुछ अच्छा काम कर दो। बिल्कुल सही बात है।